में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर और सत्ता के महासमर में आज का मुद्दा भाजपा का घोषणा पत्र, जिसे नाम दिया गया है आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023। इसे जारी किया भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, जो आप पिक्चर देख रहे हैं उनमें आप देख सकते हैं। और उनका साफ कहना है कि बीजेपी के लिए ये घोषणा पत्र महज घोषणा पत्र नहीं है, ये हमारा विजनरी यानी कि विकास का रोड मैप है, जिसके जरिए में आगे बढ़ेंगे। पिछले मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कैबिनेट की बैठक में मैनिफेस्टो को रखा जाता है, वो चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, कहा यह जाता है कि अधिकारियों को हमने निर्देश दे दिए हैं कि इसी के आधार पे आपको आगे बढ़ना है। आप अपनी नीति तय कर लीजिए, पार्टी की नीति है और इसी को आगे बढ़ाना है। चलिए, हमारे साथ आज इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह जी है हमारे साथ में, और हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं। चारू गुप्ता जी हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट हैं। अनिल गोठवाल साहब हमारे साथ राजस्थान पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं। सुरेंद्र जी हमारे साथ बेरोजगार संघ से हैं। बाबूलाल गुप्ता साहब हमारे साथ व्यापार उद्योग पोस्ट से हैं, और उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तो मैं 2 मिनट के लिए इस घोषणा पत्र को लेकर के अलका जी से कहूंगा कि वो अपनी बात कहें कि आखिर इस घोषणा पत्र पर जनता भरोसा क्यों करे। देखिए, राजस्थान में पिछले 5 साल से जो सरकार चल रही है, ये ऐसी सरकार है जिसने, अगर कहा जाए, इनके घोषणा पत्र का कुछ भी काम नहीं किया है। इसके इतर केंद्र की सरकार के द्वारा 4.4 करोड़ नागरिकों को पीएम गरीब कल्याण जो मुफ्त योजना है, जो 5 साल के लिए बढ़ाई गई है, वो मिल रही है। 1.1 करोड़ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। 19 लाख को प्रधानमंत्री आवास मिला है, मुफ्त एलपीजी कनेक्शंस मिले हैं, स्वच्छ भारत में वो शौचालय का निर्माण हुआ है। ये जो विजन केंद्र की सरकार का है, उसी के अनुरूप ये संकल्प पत्र हम लेकर आए हैं। ये घोषणा पत्र नहीं है, क्योंकि घोषणाएं जो गारंटी कांग्रेस की सरकार दे रही है, वो किस तरह से फिजल आउट हो रही हैं। हम संकल्पित हैं कि हम राजस्थान जो वीर भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है, और बहुत पीड़ा होती है जब कानून व्यवस्था तार तार होती है और माताएं और बहनें त्राहिमाम करती हैं। जब राजस्थान रेप की राजधानी बन जाता है, राजस्थान रेप में नंबर 1 हो जाता है, तो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आर्थिक संबल देने के लिए हमने इसमें बहुत सारे जो मेजर्स है वो दिए हैं। जैसे हर जगह पर, हर जिले में महिला थाना होगा, केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा होगी, और हर साल उन बच्चियों के लिए कुछ ना कुछ जो है सब्सिडी दी जाएगी। इसी तरह अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है, लेकिन स्टेट का ढुलमुल रवैया के कारण वो विकास नहीं हो पा रहा था जो विकास के हम आकांक्षी थे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि कितना पैसा केंद्र ने दिया, लेकिन उस पैसे को यूटिलाइज करने की बजाय उसमें स्कैम हो गया है। तो हमने एक एसआईटी गठन करने का भी प्रस्ताव इसमें रखा है कि चाहे वो युवाओं के साथ धोखा करने वाला पेपर लीक की घटनाएं हो, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके मामले हों, और बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है ये देखकर, आत्मग्लानि होती है कि ऐसी सरकार है जो सेक्रेटरीट में आपको सोना मिलता है, पैसा मिलता है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई, एक मुहिम की शुरुआत हमने संकल्प पत्र के माध्यम से की है, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, किसानों को और सब्सिडी के अतिरिक्त और ऐसे उन्नत साधन देने के लिए, और हमारा व्यापार आगे बढ़े उसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संकल्प पत्र में बहुत सारी चीज़ें हमने समाहित की हैं। और इन्हीं के साथ, इसी विजन के साथ, मोदी जी का जो विजन है उसी के साथ हम जनता के बीच में जा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि इस चुनाव में अगर हम बात करें तो पेपर लीक एक बड़ा मामला है, मुद्दा है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का है, उसको लेकर के बीजेपी का दावा है कि वर्तमान जो सरकार है, अगर हम सत्ता में आते हैं तो श्वेत पत्र जारी करेंगे। एसआईटी के गठन की बात भी की है, 2.5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात भी कही गई है, महिला सुरक्षा की भी बात की गई है, महिला डेस्क बनाए जाएंगे थानों में, यह भी बात कही गई है।
चलिए, उमेंद्र दादी साहब हमारे साथ में हैं। उमेंद्र जी, मोटी मोटी बातें कही हैं, इस मैनिफेस्टो को लेकर के आप क्या कहेंगे? अलका जी को जवाब भी देना है आपकी बात का। ये संकल्प पत्र है, इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ बहुत अच्छी आपकी छपाई है, बहुत अच्छी प्रिंटिंग है। बाकी इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे मतदाताओं को प्रभाव पड़ता है। आपने वही बातें की। अब आपने कह दिया कि मेडिकल कॉलेज खोल के आपके पास कौन सा बचे जो नए जिले बने हैं, अशोक गहलोत जी बनाए, वही आपके पास जिले बचे, बाकी यानी अधिकांश जो बातें वो कही है आपने। जो आपने इस संकल्प पत्र में केवल मोदी जी की योजनाओं की बात की है। आप कह प्रधानमंत्री योजना में ऐसा हो रहा है, वही बात है। ये राजस्थान विधानसभा के चुनाव की बात है। ये कोई नगर आपका जो संकल्प पत्र है ना, ये माफ कीजिए, ऐसा लग रहा है जिसको नगर निगम के चुनाव का संकल्प पत्र होगा। इसको मैं कह सकता हूँ गंभीर संकल्प पत्र नहीं है, जिससे जनता को आपके प्रति विश्वास हो, जनता ये कह सके कि सरकार आई तो अभी लाभ होगा। आपने समयबद्ध कार्यक्रम में इसमें घोषित नहीं किया। आपने कहा 2.5 लाख लोगों को 2.5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे। कब दोगे भाई, कितने समय में दोगे? टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। जब तक टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं है, आपने ये महिलाओं की सुरक्षा की बात की, पहले महिला डेस्क के कई थानों में कई जगह है। मुख्य बात ये होनी चाहिए कि इस जनता को विश्वास दिलाने के लिए आपको इस प्रकार का काम करना चाहिए कि हमारी सरकार आने के बाद पहले 6 महीने में ये काम होगा, हम इसको पारित करेंगे, इस प्रकार से होगा। यानी अगर कानूनी व्यवस्था की बात आती है, चाहे सरकार बीजेपी का है चाहे कांग्रेस का है, कानूनी व्यवस्था एक मुद्दा होना है। और देखिए, ये कानूनी व्यवस्था ठीक है, ये जनता का भी इसमें सहयोग चाहिए, जनता की सहयोग के बिना नहीं हो सकती। लेकिन आप ये बताएं कि संकल्प पत्र में ऐसी कौन सी नई चीज है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसकी वजह से जनता आपसे आकर्षित हो? आप लोग पूरी राजस्थान नहर की बात उसमें की है। पूरी राजस्थान नहर की बात लंबे समय से चल रही थी। अशोक गहलोत जी ने भी कह दिया कि होगा। लेकिन आप ये बताइए कि हमारे आते ही 2 महीने में हम इसका काम शुरू कर देंगे, इस प्रकार का योजना में। जनता को विश्वास में लेने के लिए आप टाइम बाउंड प्रोग्राम की बात कीजिए, वो आपके पास है नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप हर चुनाव में कोई मेरा संकल्प पत्र की बात नहीं होती, चुनाव घोषणा पत्र भी लाया जाता है, सब कुछ होता है। ये आपने जिस अन्य दलों ने प्रक्रिया की वैसे आपने भी किया, आपके संकल्प पत्र का स्वागत। लेकिन साथ साथ में आप ये बताइए कि जनता को विश्वास में लेने के लिए कितने समय में दिया? ठीक है, मान लिया हमने कि आपकी सरकार आ गई, तो सरकार आ गई तो आप कितने समय में कर देंगे? क्या जब आपकी 5 साल पूरे जाएंगे तब चलिए उमेंद्र जी, एक बात तो आपने कही कि टाइम बाउंड होना चाहिए, कि अगर हम सरकार में आते हैं तो इतने समय में ये काम कर देंगे, राइट, ये बात समझ में बैठती है। लेकिन आप तो इसे खारिज कर रहे हैं, होना क्या चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि जनता, आपने ये मेट्रो की बात की, जयपुर मेट्रो, अन्य शहरों में बात की। आप ये बताइए कि जयपुर मेट्रो आपकी पहले भी सरकार रही है, आपने उसमें कितना काम किया? ठीक है, जो मैं ये नहीं कह सकता, मैं देखिए अभी अब बात कहूँगा तो शायद अलका जी को लगेगा मैं कोई इनका मन भी क्या कि मजबूत रख के मुझे बात करनी पड़ेगी कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, बड़े नेताओं से किस प्रकार की बात की जाती है, उसका मान सम्मान करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आप ये बताइए जयपुर मेट्रो के लिए आपकी जब सरकार रही आपने क्या किया? अब आप कहते करेंगे, लेकिन इसमें बताइए ना, कहीं आपने स्पष्ट नहीं लिखा कि हम सेकंड फेज को शुरू करेंगे। अब कब होगा? जैसे अशोक गहलोत जी ने चुनाव से पहले रेवड़िया माटी, ठीक आप भी हो सकता है कि घोषणा करके लोगों को ललचा के आप भी। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूँ अलका जी से। अलका जी, उमेंद्र जी का कहना है कि टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए ताकि जनता भरोसा कर सके। देखिए, राजस्थान की जनता 1 से 10 तक की गिनती भुगत चुकी है। विजन सही होना चाहिए, आपका जो है आपका प्रोग्राम सही होना चाहिए। टाइम बाउंड नहीं, 5 इयर्स का टाइम होता है और उसमें हर क्षेत्र में अशोक गहलोत जी आप जैसा कह रहे हैं, अशोक गहलोत जी ने जैसे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मान लिया। रेवड़ियां बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती ही नहीं है। हम रेवड़ियां बांटने का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। हम राष्ट्रीय नेता हैं, व्यक्ति को सक्षम, हमारी सरकार आने के बाद में 2 महीने में 3 महीने में संकल्प, देखिए आपका संकल्प पत्र है, इसलिए संकल्प लीजिए आप। देखिए, हम संकल्पित हैं तभी इसको संकल्प पत्र कह रहे हैं। और आपको बहुत छोटी चीज लगती होगी, लेकिन उस परिवार की पीड़ा देखिए जिसकी बच्ची का रेप होकर टुकड़े करके उसको जला दिया जाता है। आप कह रहे हैं महिला डेस्क हर थाने में नहीं है। महिला डेस्क हर थाने में खोलेगी, इसके लिए हम संकल्पित हैं। हर जिले में एक महिला थाना बनेगा, इसके लिए हम संकल्पित हैं। आज महिला अत्याचार, अनाचार जिस गति से राजस्थान में बढ़ रहा है और शासन और प्रशासन आंख मूंदे हुए बैठा हुआ है, उसमें हमारी ये संकल्पना निश्चित रूप से एक तरह से माइलस्टोन ही है। आप युवाओं के लिए कह रहे हैं, युवाओं को हम रोजगार देंगे। रोजगार देने का जो है सरकारी नौकरियां नहीं, हम सक्षम उस स्तर तक बनाएंगे। और उसके लिए आपने देखा कि अभी तक 23 मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं, 65 और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT की तर्ज पर हम हर संभाग में खोलेंगे।
हम सरकारी स्कूल और कॉलेज में खेल मैदान और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट और आपने नवीनीकरण जोधपुर में करेंगे। विश्वविद्यालय खोलने की बात कही है, कई जगह आईआईटी जैसे केंद्र खोलने की बात भी आपके संकल्प पत्र में है। लेकिन ये बताइए तो सही कि ये ठीक है, अन्य जो जिले हैं, अन्य जो संभाग है जहां पिछड़े हुए हैं, उनके लिए आपके पास कोई विजन नहीं। आपने जयपुर जोधपुर इन्हीं को मान लिया कि पूरा राजस्थान जयपुर जोधपुर नहीं है। आप ये बताइए कि नए जो विश्वविद्यालय खोलने के आपने ये 2-4 इसमें है, इसमें ये बताइए कि कहाँ खोल रहे हैं? केवल जयपुर जोधपुर के अलावा देखिए बाकी जो संभाग है उनके लिए आपकी क्या योजना है? आप ये बताइए पूरी राजस्थान में देखो, ये तो स्थिति ऐसी कि गले की घंटी में फंस गई आपकी पूरी नहर राजस्थान, इसलिए आप भी इसको मानेंगे, कांग्रेस भी इसको मानेगी। लेकिन ये तो बताइए कि कब काम शुरू हो जाएगा? मैं ये आपके माध्यम से जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आपसे लेना चाहते हैं कि आप बताइए कि आपका संकल्प पत्र कब से लागू हो जाएगा, कब से इसको क्रियान्वित करेंगे? संकल्प पत्र जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी, उसी दिन से संकल्प पत्र ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा और इस पर काम चालू हो जाएगा। आप ये ईआरसीपी की बात कर रहे हैं, ईआरसीपी हमारी सरकार का विजन था, जिसका एक चटनी बनाकर इस सरकार ने रख दिया। कहते हैं ना, रायता फैला दिया, एक तरह से रायता फैला दिया, क्योंकि इनको सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेना था, हमें जनता तक पानी पहुंचाना था। और उस क्षेत्र की समस्याएं, जहां वो लोग जो उस क्षेत्र में रहते हैं उनको पता है क्या समस्याएं हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार कुर्सी खेली है, लेकिन हम मोदी जी के विजन के साथ आए हैं। हमारा ये संकल्प पत्र हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी छपाई ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये संकल्प पत्र जिस विजन के साथ आया है, उस विजन को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। चाहे वो महिलाओं का मामला हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे किसानों का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला हो। आप देखिए, जिस दिन बहुमत की हमारी सरकार बन जाएगी, उस दिन से ये लागू होना चालू हो जाएगा। चलिए, मैं गोठाल साहब आपके पास में आना चाहूंगा, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा रहा है बीजेपी की ओर से, और सरकार को हर उस पर घेरने की भी कोशिश की है। क्या लगता है आपको, इस मैनिफेस्टो से कानून व्यवस्था सुधर पाएगी? एसआईटी के गठन की भी बात की गई है और पेपर लीक को लेकर के, लेकिन इन तमाम कोशिशों से जिसे एक बड़ा मुद्दा बनाया गया है, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, पेपर लीक, रुक पाएंगे? देखिए, आज बीजेपी पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, पढ़ के देखा, उसमें कुछ बिंदु अच्छे भी दिए हुए हैं। न्याय व्यवस्था के लिए भी बात की गई है, इन्होंने भर्तियों के लिए भी बात की गई है, स्थानांतरण नीति की भी बात की है। ये सारी बातें अच्छे हैं। कोई भी राज्य या देश विकास तब कर सकता है जब वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी हो, तभी वहाँ उद्योग धंधे आते हैं, तभी वहाँ लोग बाग आते हैं और एक विश्वास पैदा होता है, और उसके बाद इंडस्ट्रीज और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और एक राज्य का विकास होता है। समग्र विकास की एक आधारभूत शिला है जो कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था के लिए कई बिंदु हैं जो ये अभी जैसा मैडम अलका जी बता रही हैं कि हम इसको लागू कर देंगे। तो एक तो ये जो बिंदु हमारे डिबेट में आया है कि इसका कोई समय सीमा या कोई समयबद्ध जो एक अगर चरणबद्ध किसी प्रकार से लागू करने का होता तो वो एक अच्छा होता। लेकिन फिर भी चूंकि गवर्नमेंट आएगी तो विश्वास करते हैं कि वो लागू भी करेगी। मेरा इसमें सबमिशन ये है मैडम कि भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, भ्रष्टाचार के ऊपर पहले भी विपक्ष के द्वारा आक्षेप उठाए जाते हैं कि केस बन जाते हैं, भ्रष्टाचारी बच जाते हैं, और भ्रष्टाचारी के समय के ऊपर जो न्यायालय के अंदर प्रोसिक्यूशन सैंक्शन उसको न्यायालय के अंदर, तो उसकी एक समय सीमा होनी चाहिए कि आप ये अगर 6 महीना है, साल भर है, 3 महीना है, मैं तो कह रहा हूँ 2 साल हो, 1 साल हो, कोई ना कोई एक समयबद्ध सीमा है कि भाई ये केस या तो उसमें एफआईआर लग जाएगी, ख़त्म हो जाएगा, हमने जांच कर ली, 3 महीने में कुछ ही नहीं मिला, 3 महीने बाद है कि या तो हम कोर्ट में पेश कर देंगे, ताकि वो लटकी और वो एक कोई लोग बागों में भ्रष्टाचार जो पनप रहा है उसके ऊपर रोक लगने के लिए लोगों में विश्वास नहीं पैदा होता है। वो ये कहते हैं कि यही भ्रष्टाचारी है, पकड़े गए, 6 महीने बाद वापस आके और पैसे देके पोस्टिंग ले लेंगे। तो ये एक इसके अंदर बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें साफ करना चाहिए। और हमें यही नहीं, स्थानांतरण पॉलिसी की बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात है। आप पुलिस को व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जब तक फ्री हैंड नहीं दिए, आप यूपी की तर्ज के ऊपर जैसे वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने फ्री हैंड दिया पुलिस को कि आप कार्रवाई करिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ,
ऐसी एक जब तक सरकार की नीति या उसके पीछे एक सुशासन देने के लिए, सुशासन बहुत आवश्यक है, चाहे वो पुलिस हो, कानून व्यवस्था हो, चाहे वो ट्रैफिक हो, भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाम लगाई जाए, या कानून व्यवस्था में जो अपराधी हैं उनके अपराधियों के ऊपर कैसे नकेल कसी जाए। देखो लोग बाग अब कहते हैं आपका मॉडल बुलडोजर का मॉडल है, बहुत अच्छा देश के अंदर है, लेकिन वो कानूनन तरीके से आप हमें यहाँ राजस्थान में भी एक तरह से लागू करा सकते हैं। बुलडोजर नहीं तो एक समयबद्ध कि अपराधी की कोई संपत्ति है तो वो जब्त कर ली जाएगी, ऐसा कानून बनाने से एक लोगों में विश्वास पैदा होगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि कानून व्यवस्था से ही आपकी विकास की सारी योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है, भ्रष्टाचार के ऊपर नकेल लगाई जा सकती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर कुछ मामूली कमियां, वैसे आपका संकल्प पत्र है तो हम विश्वास करके चलते हैं कि ये संकल्प पत्र जो ही सरकार आपकी बनेगी लागू हो जाएगा। ये सभी सरकार चाहती है और समयबद्ध लागू होने का एक हम मैंडेट आपको अगर सरकार जनता देती है तो इसको लागू करने के लिए आपको जनता के ऊपर विश्वास करके और इसकी कुछ क्लेरिफिकेशन है वो जनता के ऊपर समय के ऊपर आपको देने चाहिए। जी, एक पेपर लीक की बात कही गई है कि पेपर लीक के लिए एसआईटी गठित करेंगे, लेकिन पेपर लीक का फुल प्रूफ दे पाएंगे ये नहीं कहा जा रहा बीजेपी की ओर से कि कोशिश करेंगे। एक जगह यह भी बात आई प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से कि उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र का कोई आदमी उसमें शामिल नहीं होगा। ये कैसे गारंटी दी जा सकती है कि सरकारी तंत्र का आदमी शामिल नहीं होगा, प्राइवेट आदमी को छूट दी जा सकती है? देखिए पेपर लीक प्रकरण जो है ये कहीं पे भी आज की तारीख में कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी राज्य गारंटी नहीं दे सकता कि भविष्य के अंदर कोई पेपर लीक नहीं होगा, अपराध नहीं होंगे। अपराध होंगे, अपराध को रोकने के लिए हमें प्रिवेंशन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा। प्रिवेंटिव एक्शंस का मतलब जैसे आपने एक उदाहरण दिया कि सभी सरकारी कर्मचारियों के ये जो जितने भी पेपर लीक प्रकरण हुए उसमें सामने आया कि 90% जो प्राइवेट स्कूल्स थी वहाँ के टीचर्स और उनके साथ ये पेपर लीक माफिया मिलकर और इन्होंने इस पेपर लीक को वो दिया। तो ऐसे एक सरकारी जो भी कर्मचारी है एक बात और जानना चाहूंगा कि महिला सुरक्षा को लेकर के आपको लगता है कि इस मैनिफेस्टो में गारंटी दी जा सकती हो कि हाँ महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी? देखिए वही मैं आपकी बात बता रहा हूँ कि अपराध के ऊपर कोई ये भविष्य में नहीं कह सकता कि अपराध नहीं हो, अपराध होंगे। अपराध को रोकने के लिए एक विल पावर होनी चाहिए, सरकार की विल पावर, इच्छा शक्ति अगर है कि अपराधियों में भय और आम जन में भरोसा, वो हमारा जो स्लोगन है वो कायम रहे, वो बुलंद रहे। तभी मुझे लगता है कि ये एक सवाल सुरेंद्र भी कर सकते हैं, अलका जी से मैं एक साथ ही जवाब दिलवाना चाहूँगा। सुरेंद्र जी, मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, 2.5 लाख भर्तियाँ निकाली जाएंगी और एसआईटी गठित होगी पेपर लीक रोकने के लिए। तो क्या लगता है आपको, इसकी भरोसा कर रहा है युवा मैनिफेस्टो पे? युवाओं के लिए आपने जी युवाओं के लिए भरोसे लायक बात आपने कही नहीं, क्योंकि जो विधेयक कांग्रेस सरकार ने 2023 में नकल रोकने के लिए लागू किया था उसके ऊपर ऐसा कोई बिंदु आपने क्या उसे आप लागू रख पाएंगे? जो नकल करने वाले व्यक्तियों को था कि 10 साल का या आजीवन कारावास उनको मिलेगा, 10 लाख तक न्यूनतम जुर्माना है या इससे भी अधिक उनकी पूर्णतः संपत्ति कुर्क की जाएगी, ऐसी बातें आपने कहीं भी नहीं कही। ये एसआईटी एक आपने ऐसा जुमला पकड़ा दिया युवाओं को, एसआईटी का गठन करेंगे। एसआईटी करेगी क्या? जो सरकार वर्तमान सरकार ने जो विधेयक पारित किया था क्या आप उसे लागू रख पाओगे? जी अलका जी से मैं, अलका जी, सुरेंद्र जी बेरोजगार संघ से हैं और इनका ये कहना है कि कांग्रेस जो एक विधेयक लेकर के आई थी असेंबली में और उसे अमली जामा भी पहना दिया गया है, क्या उसे कंटिन्यू रख पाएंगे? एक बात। दूसरा, एसआईटी किस एक्शन पे काम करेगी, कैसे करेगी, उस पर कैसे भरोसा किया जाए? देखिए सबसे पहले तो मैं जो गोठवाल जी ने कहा, कानून व्यवस्था अगर दुरुस्त होगी तो राज्य विकसित राज्य की श्रेणी में आ सकता है, योजनाएं बनेंगी, क्रियान्वित होगी। दूसरा, उन्होंने जैसा कहा कि आप कह रहे हैं कि एक विधेयक लेकर आए, जब वो कानून बन चुका है तो निश्चित रूप से उसका पालन होगा।
जैसा अभी आप कह रहे थे विल पावर होनी चाहिए, बहुत डिपेंड करता है शासक की विल पावर। जैसा शासन होता है प्रशासन उसी के अनुसार काम करता है। राजस्थान की ये बदहाल स्थिति का कारण ये है कि शासन सिर्फ कुर्सी कुर्सी लड़ता रहा और प्रशासन एक ये कहते हैं ना खुला घोड़ा हो गया था। और वही एक कारण है कि जो कानून व्यवस्था प्राइम कर्तव्य होता है, प्राइम ड्यूटी होता है हर सरकार की, उसमें ये शासन पूरी तौर से फेल रहा था। हम उस कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बहुत सारे मेजरमेंट्स इसमें लेकर आए हैं और महिलाओं ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहें, माताएं बहनें की सुरक्षा हमारी प्राइम ड्यूटी रहेगी। आप कह रहे हैं कि एसआईटी गठन एक जुमला है, ये जुमला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जुमला देने में विश्वास नहीं करती। निश्चित रूप से एसआईटी का गठन होगा, भ्रष्टाचारी जेल के सींचों के पीछे होंगे और जैसा कि आपने बताया इसमें कॉकस पूरा काम कर रहा था। कौन कहाँ काम हो रहा था ये ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन एक्शन नहीं होता था। सरकारी कर्मचारी अगर कुछ किसी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ चालान पेश करने की परमिशन सरकार की तरफ से नहीं होती थी और यही एक कारण था। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए जो भ्रष्टाचारी हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, उनके हौसले बढ़ते थे और अगर उन पर नकेल कसी जाएगी तो शासन भी ढंग से रहेगा, कानून व्यवस्था भी दुरुस्त होगी, युवाओं को भी रोजगार मिलेंगे और जो आप कह रहे हैं कि जो विधेयक पास हुआ है निश्चित रूप से वो विधेयक कानून बन गया है तो वो सख्ती से लागू होगा। जी, बाबूलाल जी के पास में जाना चाहूँगा मैं। देखिए, मैं ट्रेड और इंडस्ट्री की बात करूंगा। जी, पहले तो मैं ये कहूँ कि मंडियों की बात कर लूँ। एक 3 बिल लेके आई थी केंद्र सरकार और उनको वापस ले लिया था, पर उसमें उस एक बिल को पालना में यहाँ की राज्य सरकार ने एक बिल पास कर दिया और उसमें ये कह दिया कि मंडियों के बाहर जो माल बिकेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा और जो मंडियों के अंदर बिकेगा उस पर टैक्स लगेगा। उस बिल को वापस से यहाँ की जो सरकार थी उसने वापस बिल लाई, पर उस बिल को माननीय राज्यपाल साहब लेकर के बैठ गई और उसका परिणाम ये हुआ कि हज़ारों हमारे जो व्यापारी हैं मंडियों में बैठे हुए हैं उनको बड़ी भारी दुविधा हो रही है कि न तो जो बाहर असामाजिक तत्व हैं वो काम कर रहे हैं और मंडियां बर्बाद होती जा रही हैं। यद्यपि इस सरकार ने सैकड़ों की तादाद में नई मंडियां खोली हैं, परंतु उनका कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि मंडी में जो माल बिके और मंडी के बाहर बिके उन दोनों पर ही टैक्स लगे। तो ये व्यवस्था अगर नहीं इसमें रही तो मैं मान के चलता हूँ कि फिर मंडियों के लिए ये मैनिफेस्टो कोई काम का नहीं है। दूसरी बात मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि ये कोरोना चला गया, हम बार बार कहते रहे कि कुछ ऐसे तत्व डेवलप हो गए हैं जो एक ही नाम से 3-3, 4-4, 5-5 जगह दुकानें खोल लेते हैं, माल उठा लेते हैं, उनकी एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और एफआईआर में पलट जाती है, परंतु उनका और अगर पुलिस को कहते हैं तो ये कहा जाता है कि भाई है ना 138 में आप चली जाइए, सिविल में जाइए उसको। तो इसमें कहीं ना कहीं हमें बार बार ये था कि इससे को रिलीफ देने के लिए आवश्यक है कि इस तरह की व्यवस्था इसमें डाली जानी चाहिए थी। इसी तरह से अगर तीसरी बात हम करें तो व्यापार की एक सबसे बड़ी बात यह है कि व्यापार संगठित तभी चलता है जब सरकारी नीतियां ठीक हो। हमारे यहाँ से मंडी में माल परचेज किया जाता है सपोर्ट प्राइस पर, तो सपोर्ट प्राइस पर ठेकेदार खरीद करने लगे बजाय हमारी मंडियों के आड़ती। बीजेपी में इसने कहा है कि वीट गेहूं के लिए 2700 रुपए में लेने की बात कही है बीजेपी ने। देखिए, गेहूं की तो बराबर बात होती रही है जी, पर हमारी मंडियों के मार्फत नहीं खरीदते, ये अपने एजेंसियां लगाते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं। यानी ठेकेदारी व्यवस्था अपनी जो व्यवस्था कहाँ से हो इस व्यवस्था को समेटते हैं, तो ये गलत है। यही हम विरोध हम कहते हैं पंजाब में आप उसी आड़तिया से खरीदते हो, हरियाणा में उसी आड़तिया से खरीदते हो, तो हमारे राजस्थान में क्यों नहीं खरीदते? ये इसमें नहीं है। जी चलिए, मैं अलका जी से इस पे जवाब दिलवाना चाहूँगा। अलका जी, मेरा एक सवाल हो रहा है इसमें
वैट को लेकर के काफ़ी शोर शराबा रहा है पिछले दिनों, काफ़ी हड़ताल आंदोलन सब कुछ रहे हैं महंगाई को लेकर के। सिलेंडर तो 500 अशोक गहलोत दावा गारंटी दे रहे हैं, दे भी रहे हैं, वो 450 की आप लोग बात कर रहे हैं। वैट को लेकर के क्या रहेगा? क्या वाकई वैट को आप लोग इतना रिड्यूस कर देंगे कि जिन पेट्रोल पंप्स को लेकर के कहा जा रहा है कि बॉर्डर एरिया में बंद हो रहे हैं ताकि वो वापस से लौट सकें, ऐसी कोई व्यवस्था रहेगी? क्योंकि इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, राजस्थान में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल और सबसे महंगी बिजली, और ये जो सिलेंडर का गाना गा रहे हैं 500 रुपये का, 300 रुपये की सब्सिडी केंद्र सरकार की है। तो सब्सिडी के नाम पर, रिलीफ के नाम पर ये सरकार कुछ नहीं दे रही है, सिर्फ खुद को शाबाशी देने का काम कर रही है। किसान को समर्थ बनाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि देने की चालू की थी, और अब हम इसके अंदर भूमिहर और जो लघु किसान हैं उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं। एमएसपी पर ज्वार और बाजरे की खरीद के लिए अन्न प्रमोशन एजेंसी की स्थापना कर रहे हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि मंडी के बाहर ठेकेदार प्रथा जो चालू हो गई है, तो ई मंडी की एक स्थापना भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही की है। और भी कोई ऐसे मेजर्स होंगे जो किसान को रिलीफ दे सके, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने के लिए संकल्पित है। ई जो मार्केट है उसका तो बराबर हम पहले ही विरोध कर रहे हैं कि बाजार में कोई आदमी आएगा खरीदार जी, अपनी कृषि जिन्स देख के लेगा, उस कंप्यूटर में क्या ले लेगा। ई का मतलब यह है कि बेंगलोर में बैठा हुआ व्यापारी यहाँ बाजरा खरीद ले, उसको पता ही नहीं है कौन सी क्वालिटी का बाजरा खरीदना है। बाजरे में एक 1600 रुपये बिकता है, एक 2200 रुपये बिकता है। तो ये ई का तो हम खुद ही विरोध कर रहे हैं। अगर आपकी सरकार ये लेके जा रही है तो विरोध के लिए तैयार है। चलिए, किसानों के लिए तो बहुत डेवलपमेंट के मेजर्स और किसान को समर्थ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रयासरत है। और सरकार आने के बाद निश्चित रूप से हम अलग अलग एजेंसीज के साथ बैठकर जो जैसा आप कह रहे हैं उसके अनुसार हम काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। वैट को लेकर के अलका जी, वैट का क्या रहेगा? वैट इसे का reduce करेंगे आप? वैट को निश्चित रूप से ये एक राजस्थान के लिए बहुत बड़ा एक धब्बा बन चुका है कि राजस्थान के जो बॉर्डरिंग एरिया के जो पंप्स हैं वो बंद होने लगे हैं। बॉर्डरिंग एरिया पे रहने वाले जो लोग हैं वो भी दूसरे स्टेट में जाकर भराते हैं। यहाँ ये जो भी गहलोत सरकार की जो गलत नीतियाँ हैं वो सारी समाप्त की जाएंगी, उनको रिव्यू किया जाएगा। चले, मैं आपके पास में लौटूंगा, ब्रेक भी लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चारू गुप्ता जी से सवाल लूंगा, क्योंकि महिलाओं को लेकर के काफी बातें कही गई हैं और महिला उत्पीड़न, अत्याचार, ये भी कहा गया है कि राजस्थान राजधानी बन गई है महिला अपराध को लेकर के। चारू जी, ये मैनिफेस्टो है, कितना महिलाओं को सुकून देने वाला कहूँ इसे कि हाँ महिलाएं बिल्कुल ये मान करके चल सकेंगी कि हाँ बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, स्थितियाँ बदल गई हैं और अभी बिल्कुल ऐसी स्थिति है कि महिलाएं निकलना बहुत मुश्किल है। देखिए, ऐसा तो नहीं होगा कि सरकार बदल जाएगी तो इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, जो नहीं होनी चाहिए, वो रुक जाएंगी। ज़रूरत इस बात की है कि पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ाया जाएगा। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में पुलिस डेस्क खोलने की बात की है, लेकिन केवल पुलिस डेस्क खोलने से कुछ भी नहीं होगा। ये मेरा व्यक्तिगत मैंने इस चीज़ को देखा हुआ है, क्योंकि पुलिस के पास प्रोटोकॉल्स और इतनी सारी जांचें और इतनी सारी चीज़ें होती हैं। महिला कांस्टेबल वहाँ पर नहीं होती है, पुलिस वालों के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई व्यवस्था नहीं होती, तो जांचें लंबित रह जाती हैं और जो पीड़ित होती है वो अपने आप ही चुपचाप चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है उसे न्याय नहीं मिलेगा। ना ही हमारे कोर्ट ऐसे हैं कि वहाँ तत्वरित न्याय हो सके। तो ये सब बातें कि केवल डेस्क खोल दिया जाएगा उससे महिलाओं को न्याय मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। गवर्नमेंट को मतलब बीजेपी को इसमें थोड़ा और आगे सोचना होगा कि किस तरीके से महिलाओं को न्याय मिले। इसके लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए और कोर्ट्स के भी में उनके न्याय को सुना जाए, उसके लिए भी भर्तियां वहां पर हो, त्वरित न्याय मिल सके, ये बहुत ज़रूरी है। महिला थानों की बात कही गई है, आप भी इससे जुड़े हुए हैं। महिला थाने मेरे ख्याल में सभी जिलों में ऑलरेडी हैं अभी जी, और महिला डेस्क भी अभी सब सभी जगह थानों है में सर। ऑलरेडी बनी हुई हैं। जी। लेकिन इन तमाम चीज़ों का मैं जवाब लूंगा ब्रेक के बाद में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ।
चिंता ना कीजिए, चिरंजीवी योजना के तहत पेड है। बीमारी को कौन रोकता है, पर लाचारी का भी नहीं, सिर्फ राजस्थान में। मानना तो पड़ेगा, इस बार राजस्थान में कांग्रेस ने काम तो किया है दिल से। इसीलिए कांग्रेस फिर से 25 नवंबर को ईवीएम मशीन पर हाथ का बटन दबाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सत्ता का महासमर और आज हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो पर, बीजेपी का संकल्प पत्र 2023। ब्रेक से पहले कानून व्यवस्था की बात की गई थी, महिला सुरक्षा की बात की गई थी, उसको लेकर के चर्चा कर रहे थे। ई बिल की बात बाबूलाल जी ने कही। मैं अलका जी के पास में जाना चाहूँगा। अलका जी, महिला सुरक्षा की बात आप लोगों ने कहा है कि हर जिले में महिला थाने, महिला डेस्क, मैं देखता हूँ महिला डेस्क और महिला थाने हर जिले में आज भी हैं। दलित उत्पीड़न को रोकने के लिए उसकी सेल्स भी बनी हुई है और महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए भी सभी जिलों में बने हुए हैं थाने। आप लोगों का क्या, किस तरह से रूट डाइवर्ट करेंगे, क्या अलग से करेंगे? महिला डेस्क बनी हुई है। अशोक गहलोत ने बजट के साथ में सीसीटीवी कैमरे की बात भी कही और ये भी कहा था कि आप इसको बंद नहीं करेंगे, कैमरा चालू होना चाहिए और कोई भी जाके पूछ सकता है। खैर, थानों के हाल जैसे हैं, लेकिन आप इसमें अलग क्या करेंगे? देखिए, चारुल जी ने बहुत अच्छी बात कही। ऐसा नहीं है कि अपराध रुक जाएंगे। अपराधी अपराध जरूर करेगा, लेकिन उसको रोकने की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो एक भय होना चाहिए। अपराधियों में भय, थाने के बाहर लिखा होता है अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास, उसकी बजाय आज उलट हो रहा है। कारण ये है कि शासन और प्रशासन आंख मूंदे बैठा हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचारियों को पनपाया जा रहा है। और जब विजन ठीक होगा सरकार का, जब शासन की मंशा ठीक होगी, तो निश्चित रूप से ये जितने भी आप बता रहे हैं कि लूप होल्स हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं। पुलिस बिल लाने वाली भी भारतीय जनता पार्टी है। पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तौर पर बदलने का काम माननीय भैरू सिंह जी के टाइम पे हुआ था। और उसके बाद एक छोटे छोटे वो जो डीजी बढ़ाए गए थे, डीआईजी बढ़ाए गए थे, गुटवाल, सबको उसका पूरा जानकारी होगी। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी के विजन में रहता है। और कानून व्यवस्था, जैसा मैंने कहा, प्राइम ड्यूटी होती है किसी भी सरकार की, और डेवलपमेंट की एक गारंटी होती है। तो ये सारी चीज़ें करने का काम, और मंशा अगर सरकार की सही होगी तो निश्चित रूप से, जब मंशा सही होती है सरकार की, तो प्रशासन सरकार को पहचान लेता है, उसके अनुरूप काम करता है। अपराध होंगे, लेकिन अपराधियों को जब सजा होने लगेगी, अपराधियों की जब पकड़ दकड़ चालू होने लगेगी, अपराधियों के खिलाफ जब सख्ती होने लगेगी, तो निश्चित रूप से अपराध में कमी आएगी और माताएं बहनें शांति से रह सकेंगी। और इसमें हमने सभी शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का भी एक संकल्प लिया है। वो तो और मैम अभी भी है इस तरीके लेकिन से, वो निर्भया के वर्किंग अंतर्गत नहीं है ना, वर्किंग नहीं है। मैम बहुत है मैम, हर बटालियन दर्जन भी के अंदर है, एंटी रोमियो स्क्वाड भी है, ये सीसीटीवी की भी बात करते हैं, लेकिन इन प्रैक्टिकल क्या है? नहीं, और सबसे अच्छी बात वो ये यही कि है ना कि मंशा सरकार की सही होगी तो नहीं, निश्चित रूप से सब कुछ सही बिल्कुल। होगा। और इस तरीके से जो महिला थानों की बात की जा रही है, केंद्र सरकार की एक योजना है अपराजिता सेंटर, जिसमें सभी जिलों के अंदर एक एक सेंटर इस तरह से स्थापित है, जहाँ पे कि महिलाओं को कई तरह की सुविधाएं वहाँ मिल legal जाती help भी है। मिलती तो है इस तरीके से चीज़ें पहले से मौजूद है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपने कुछ नया जोड़ा है। जो पुराना है वही चला आ रहा है। इसके अलावा शिक्षा की बात की है कि गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी पीजी तक, केजी बच्चियों से को। पीजी तक तो मैम शिक्षा वैसे मुफ्त ही है। सरकारी योजनाएं पहले से चालू हैं, वो बीजेपी सरकार में भी थी, इस सरकार में भी है। नहीं, तो महिलाओं मेरा को मेरा कौशल प्रशिक्षण मेरा का काम ये भी था है। कि सबमिशन कि सभी राजस्थान की जितनी भी बालिकाएं हैं वो फ्री शिक्षाएं बढ़ेंगी, उसके अंदर गरीब और अमीर इसका भेदभाव नहीं होना चाहिए। जी, चलिए आशीष नाटा जी के पास में जाना चाहूंगा। नाटा जी, आप छोटा सा आपका व्यापार है, आम जन है, मैं एक चीज जरूर जानना चाहूंगा,
महिला अपराध को लेकर के और अपराधों को लेकर के बहुत बार बात कही जाती है। नड्डा साहब का यह भी कहना है कि राजस्थान इसकी क्राइम कैपिटल के रूप में देखना चाहिए। तो मैनिफेस्टो से क्या वास्तव में क्राइम कैपिटल का जो टैग लगा है राजस्थान पे बीजेपी की ओर से वो हट पाएगा या क्राइम कैपिटल है ही नहीं? सर क्राइम कैपिटल तो देखो इनके समय भी था, बीजेपी के टाइम पे भी था। और आप एमपी की बात करो तो वहाँ पे कितने रेप हो रहे हैं, सब कुछ है। तो इनका तो मेरे को लगता नहीं है कि ये कभी वादों पे खरा उतरे हैं, ये कभी वादों पे खरा नहीं उतरे हैं। सिर्फ हर वक्त चुनाव पे घोषणा पत्र जारी कर देते हैं और ये वादा जो है वो झूठा वादा ही करता है। मैंने तो ये देखा है, कितनी पुलियाँ इन्होंने बनाई, चालू करी, लेकिन खुद के कार्यकाल में एक भी पुलिया इनसे नहीं बन पाई। वो तो कांग्रेस सरकार ने ही किया। मैं तो व्यापारी हूँ, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा अपने घोषणा पत्र में, जबकि जयपुर तो पूरे वर्ल्ड के अंदर हैंडीक्राफ्ट के लिए मशहूर है। हैंडीक्राफ्ट व्यापार के लिए इन्होंने कुछ भी अपने मैनिफेस्टो में ये कुछ नहीं कहा घोषणा पत्र में कि हम हैंडीक्राफ्ट जो आर्टिजन्स हैं उनके लिए ये ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। तो इनका तो मुझे नहीं लगता है कि ये हैंडीक्राफ्ट वालों को या हम लोगों को ये कुछ राहत दे पाएंगे। नहीं, बात सुरक्षा की हो रही है यहाँ पे, सुरक्षा को लेके आम जन में क्या सुरक्षा को लेके? नहीं, सुरक्षा तो पहले से ही सुरक्षित है जयपुर। तो जयपुर में बताइए कौन सा आपका कौन सा दंगा हो गया या और कुछ हो गया। आज हम रात को 1-2 बजे भी आराम से निकल जाते हैं, कोई समस्या ही नहीं आती। पहले से ही है, सुरक्षित है जयपुर। तो जयपुर तो सुरक्षित यहाँ के लोगों से ही है। या तो जो गंगा जमुनी तहजीब जो चल रही है और जो लोग बाग हैं एक दूसरे के हेल्पफुल है, तो यहाँ तो सुरक्षित है पहले से। ये कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें, इनका तो मेरे को वादा कुछ लगता नहीं है ऐसा। जी, आपको भरोसा ही नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं। कुछ तो ऐसा होगा मैनिफेस्टो में जिस पर यकीन करेंगे? नहीं, इनका वादा मैंने पहले देख लिया है। मतलब पिछले 5 वर्ष में भी इन्होंने वादा खूब निभाए। हम सब हिंदू धर्म को आगे बढ़ाएंगे, मंदिर सबसे पहले इन्होंने तोड़े, रोजगारेश्वर महादेव मंदिर इन्होंने तोड़ा। तो इनके तो वादे जो है ना वो सर मुझे तो विश्वास नहीं है इनके वादों पर। जी चलिए, एक मैं चेहरे की बात करूँगा क्योंकि आप आम जन हैं, तो चेहरे की बात, क्योंकि बीजेपी का तो कहना है कि कमल का फूल नरेंद्र मोदी जी चेहरा है। चेहरे को लेके कोई चर्चा होती है कभी? सर चेहरा ही नहीं है, किसको वोट देंगे? हम माल खरीदने जा रहे हैं, हमारे पास व्यापारी नरेंद्र मोदी फेस है, कमल का फूल चेहरा है बीजेपी तो को। सर नरेंद्र मोदी जी को प्रधान अगर मुख्यमंत्री बनाएंगे तो मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ। अगर नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री बनेंगे राजस्थान के तो मेरा जो हैंडीक्राफ्ट व्यापारी है वो उनका पूरा सपोर्ट करेगा। लेकिन वो तो प्रधानमंत्री, वो वहीं पे अच्छे लगते हैं। या तो हमारे सामने लाओ कौन सा नेता है, वसुंधरा जी हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हैं या गजेंद्र सिंह जी शेखावत है, जो भी हैं उनका वेलकम है, लेकिन घोषणा तो करो। कांग्रेस वाले तो अशोक गहलोत जी को लेके चल रहे, जिन्होंने स्वास्थ्य में भी सबको लाभ दिया। आज आप जाइए, मेरा तो एक कार्यकर्ता सर, मैं आपको एक्चुअल बिल्कुल सही कंडीशन बता रहा हूँ, उसको अटैक आ गया और 2.5 लाख रुपए का फ्री, 1 रुपये नहीं लगा उसका। आज उसको कितनी सुविधा दी इन्होंने। तो बीजेपी भी आयुष्मान भारत दे रही है। सर मेरे को तो नहीं लगा आयुष्मान भारत में किसी का इलाज हुआ। मैं तो मेरी बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना के अंदर मात्र 850 रुपये, वो भी मैंने जमा कराए थे, उसका 1 रुपया नहीं लगा। ये लेटेस्ट घटना है किशनगढ़ की। अच्छा चलिए, अलका जी के पास में जाना चाहूँगा मैं। अलका जी, एक आम जन और जो नाटा जी हैं, इनका कोई पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि हैंडीक्राफ्ट को लेकर के अगर इसमें कुछ होता तो कुछ भरोसा होता। ये अपनी पीड़ा जाहिर कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी की सरकार है जिसने लोकल फॉर वोकल आत्मनिर्भर भारत की स्कीम चालू की है। आर्टिजन्स का सबसे बड़ा अगर सहयोग किया है तो मोदी सरकार ने ही किया है। और आप कह रहे हैं जयपुर सुरक्षित है, भाई साहब सुबह एक बार अखबार जरूर पढ़ा करिए, आपको पता लगेगा कितना सुरक्षित है जयपुर। ये राजधानी का हाल है। आप हर जिले में कोई ना कोई एक घटना देख लेंगे और उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार का कानून व्यवस्था की तरफ कोई ध्यान नहीं है। सरकार अगर सीरियस होगी तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं होती। तो हम अगर एक विजन ही लेके चलें कि हाँ ये जो कह रहे हैं वो सब कुछ गलत है, तो उसको तो सही मैं नहीं कह सकती। लेकिन आपसे आग्रह है, एक बार इस संकल्प पत्र को पढ़ लीजिए, जब बहुमत आ जाएगा उसके बाद आप एक बार फिर चर्चा करिए। और प्लीज़ सुबह एक बार अखबार जरूर पढ़ा करिए। हमारी भामाशाह योजना इन्होंने बंद कर दी।
हमारी अन्नपूर्णा योजना जो मुफ्त में बच्चों मतलब जो 5 रुपए में भोजन देने वाली थी, इन्होंने उसका नाम अन्नपूर्णा से इंदिरा कर दिया, 2 रुपए का देने लगे, लेकिन वो सब आज बंद पड़ी हुई है। स्कूल जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो चिरंजीवी के नाम पर पीछे जा रहे हैं क्योंकि उनका भुगतान नहीं हो रहा है। आपको सहायता मिली, अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, लेकिन इस तरह की घटनाएं हो नहीं रही हैं। चलिए, नाटा जी का कहना है कि जयपुर सुरक्षित है, लेकिन अलका जी का मानना है कि अखबार जरूर पढ़े हैं कि डेली कोई ना कोई घटना सामने आती है। हमारे साथ लीना जी बैठी हुई हैं, उद्यमी हैं और स्टार्टअप भी है उनका। लीना जी, मैनिफेस्टो जारी किया है महिलाओं को लेकर के भी और कुछ इश्यूज हैं इसमें, बात भरोसे होती है मैनिफेस्टो पे। पहला तो मेरा सवाल आपसे यह है कि मैनिफेस्टो राजनीतिक दल जब जारी करते हैं उनकी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है, एक परंपरा सी बन पड़ी है, कितना यकीन करती है जनता? सर, यकीन की तो बात यह है कि आज भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता को, आम जनता को नहीं मिलता। मैं एज अ बिजनेस वुमेन मैं आपको बताना चाहूँगी कि इतने रूल्स एंड रेगुलेशन इतने ज़्यादा टफ हैं हमारे राजस्थान में स्पेशली। आप गुजरात में जाके देखिए, इतने ईजी हैं कि वहाँ पे इतनी मतलब बाहर से MNCs वगैरह जितने भी मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह सब लोग गुजरात की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। आप दिल्ली गुड़गांव में देखिए, यहाँ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया, उसमें उसका आप डेवलपमेंट देखिए, ना के बराबर है। हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर को तो बढ़ावा में तो हम लोग बोल रहे हैं, सो कोई भी सरकार बोलती है हम इतनी मतलब नौकरियां दे देंगे, 2.5 लाख नौकरियां। सर, हमारी जनता 2.5 लाख नौकरी से हमारी जनता सर्वाइव नहीं कर सकती। इसके लिए राजस्थान की गवर्नमेंट को बाहर के जो MNCs हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को थोड़ा मतलब इजी करना चाहिए ताकि यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पे प्राइवेट लोग आएँ और डेवलपमेंट करें ताकि यहाँ के युवा को रोजगार मिले। और अगर कोई छोटा सा उद्यमी, तो वो उसके लिए अगर वो स्टार्टअप करता है, या हम लोग बोलते हैं कि स्टार्टअप बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टअप करने वाले को भी बहुत सारे इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। कभी उनसे पोल्यूशन मांगा जाता है, कभी उनसे, चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। इसमें कोई स्पेसिफिक आप लोगों ने कोई नियम कानून नहीं बनाए इंडस्ट्री में कि आप लोगों ने कभी बारीकी से देखा ही नहीं है रूल्स एंड रेगुलेशंस को। उसको बारीकी से देखिए और जानिए कि किस इंडस्ट्री में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और थोड़ा इजी वे में आप लोग इसको करें तो थोड़ा इसमें हम लोगों की जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करेगी और युवा को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आज हम जो भी जितने भी बड़े बड़े मतलब पूरे राजस्थान के मारवाड़ीज़ क्यों बाहर जाके काम कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट सो ईजी। तो और यहाँ इतने इंटेलिजेंट ब्रिलियंट माइंड वाले बच्चे जो IITians हैं, ये सब भी बाहर जाके अपनी पुणे जाते हैं, गुड़गांव जाते हैं, गुजरात जाते हैं। राजस्थान में कोई रहना पसंद नहीं करता क्योंकि यहाँ पे पैकेजेस ही नहीं मिलते उनकी योग्यता के अनुसार। तो सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए। देखिए, निवेश के लेकर के कहा है कि 5 लाख करोड़ के निवेश को हम आकर्षित करेंगे प्रदेश में। ये इनके जो मैनिफेस्टो में खासकर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, उसको प्रमोशन करेंगे। फूड पार्क की बात कही है इन्होंने, कुछ अलग अलग संभाग स्तर पे या जहाँ पे मार्बल है जैसे किशनगढ़ है, राजसमंद है, वहाँ की बात कही है। रेलवे लाइनें जो हैं और जोड़ी जाएंगी जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा और जो व्यापारी हैं उन्हें सहजता के साथ में काम मिल सकेगा। कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, तो इस पे हम यकीन नहीं करेंगे। प्रोसेसिंग क्लस्टर की बात की है, मेगा फूड पार्क की बात कही है। सर, बातें सब करते हैं, गवर्नमेंट सारी बातें करती है, बट जब कोई उद्यमी जब लाइसेंस लेने जाता है ना, तो सर उसके AD से लेकर चोटी तक का जोड़ लगा देता है, तब भी उसको लाइसेंसेस नहीं मिलते। और इतने प्रोसेसेस हैं, इतनी फीसेस हैं कि वो फीस देता, मान लो अगर आप स्टार्टअप की हम लोग बात कर रहे हैं या किसी भी छोटे उसकी, तो उसके पास पूंजी इतनी होती है कि वो अपना स्टार्टअप करे या फीसेस भरे। वो फीसेस में इतना टाइम लगा देता है और वो साल होता है 1 से 2 साल तक उसको लाइसेंसेस नहीं मिलते हैं, या फिर कोई भी चीज़ों का उसको अगर उसको इंडस्ट्री के लिए लाइसेंस मिल जाता है तो पॉल्यूशन के लिए नहीं मिलता है, पॉल्यूशन के लिए मिल जाता है तो और कोई मतलब अगर जैसे कि हम सिडबी वगैरह की और इन सब की बात करते हैं कि इंडस्ट्रियल लोन इनको मिलता है, तो उनके रूल्स रेगुलेशन सर कभी गवर्नमेंट ने जाके देखा है कितने टफ हैं कि उसको मिलते ही नहीं है। उसको एक इंडस्ट्रियलिस्ट अपना सोच बनने की सोचता है, एक छोटा सा बंदा, मतलब कि उसने अगर मान लो कुछ अपना बिजनेस प्लान तैयार किया है और उसने स्टार्टिंग आज अगर करी है और उसको लोन करने में अगर 2 से 2.5 साल लग जाएंगे और उसके जो लाइसेंसेस लेने में करने में अगर उसको इतना टाइम लग जाएगा, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा? वो तो पहले ही मर चुका होगा।
तो कोई स्टार्टअप का मुझे चलिए, मैं बिजनेस पे मैं आपके और बाबूलाल जी के एक साथ में जवाब दिलवाऊंगा। मैं बाबूलाल जी के पास में जाना चाहूँगा। सर, समय कम है, थोड़ा शॉर्ट में लें सभी, क्योंकि समय हो रहा है। व्यापार और उद्योग से जुड़े सभी लोगों ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को देखा है। मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी भी रहे, वसुंधरा राजे जी भी रही, अशोक गहलोत, इससे पहले भी कई मुख्यमंत्री रहे। मैं ये एक बात जरूर जानना चाहूँगा कि बात भरोसे की है। लीना जी कह रही हैं कि किसी भी सरकार के बदलने से व्यापारी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। आपका क्या कहना है, ताकि अलका जी इसका जवाब दे सके? कुछ बदलाव रहा बीजेपी के टाइम पे अलग, कांग्रेस के टाइम पे अलग? देखिए जी, जहाँ तक सोच की बात है तो व्यापारी तो बीजेपी के साथ है, उसकी तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब रही बात पॉलिसीज़ की, तो पॉलिसीज़ में मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बीजेपी सरकार ने ये कहा कि भाई अपने जब बीजेपी की सरकार थी तो इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए हम सब्सिडी देंगे। काय में देंगे, अभी प्रधानमंत्री जी ने भी दे रखी है और स्टेट से भी थी। जब स्टेट में मांगने गए तो कुछ भी नहीं मिला, मतलब इंडस्ट्री वहाँ की वहीं पड़ी रही। फिर कानून ही चेंज हो गया और कानून ये चेंज हो गया कि साहब हम जो पुरानी इंडस्ट्री है उसको नहीं देंगे। अभी कांग्रेस गवर्नमेंट आई, कांग्रेस गवर्नमेंट ने फिर सब्सिडी चालू की, एप्लीकेशन लगने लगी, पर हुआ नहीं, धरातल पे कुछ उतरा नहीं। तो धरातल पे उतरना जरूरी है। तो कोई बदलाव नहीं नजर आ रहा आपको? मुझे तो कुछ बदलाव नजर आ रहा। अलका जी, समय कम है हमारे पास में जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? चारू जी। योगेंद्र जी, मैं एक बात कहना चाह रही थी अलका जी को कि इस समय जैसे अभी इन्होंने लीना जी ने कहा कि एक स्टार्टअप करने में और एक काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और उससे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब अगर हल्की सी भी कोई छोटी सी भी भूल रह जाए तो उसके बाद जो पेनल्टियां लगाई जाती है, तो यहाँ तक कि उसको जेल तक का भी प्रावधान कर दिया गया है। तो व्यापारी पे प्लीज़ इस तरीके से, वो क्रिमिनल नहीं है, उसने कोई क्राइम नहीं किया है, और इस तरह का हमारे पास हुनरमंद लोगों का भी अभाव है जो हमें ये बता सके कि किस समय कौन सी रिटर्न भरनी है। कभी अकाउंटेंट नहीं होता, कभी कैशियर नहीं होता, कभी व्यापारी खुद अपने ही किसी उसमें भूल जाता है। तो इस तरह की पेनल्टियों को माफ़ करना चाहिए, क्योंकि एक बात अभी इन्होंने कही है बाबूलाल जी ने कि व्यापारी सदैव बीजेपी के साथ रहा है, लेकिन इस समय जो इस तरीके से कुछ घटनाएं होने लगी हैं तो व्यापारी थोड़ा सा आतंकित है कि मैं किधर जाऊं, तो प्लीज़ वो बीजेपी की तरफ। जी, तो ये बताइए कि एक जो एक्सपीरियंस है बीजेपी की योजनाओं से प्रभावित हुआ है, या कांग्रेस के कार्यकाल में जो पीड़ित रहा उसे कोई तो रास्ता विकल्प के रूप में चुनना था, इस वजह से बीजेपी को चुना? अब आप कह रहे हैं कि वहाँ भी राहत नहीं मिल रही है, ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं केवल ये कहना चाह रही हूँ अलका जी के माध्यम से कि जो पेनल्टियाँ लगाई जा रही हैं, जो क्रिमिनल वैश्य वर्ग या व्यापारी वर्ग को बनाया जाता है, तो उसमें उसको राहत मिलनी चाहिए। कुछ पेनल्टी का प्रावधान हो, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि वो उसको भरी ना पाए। और अलका जी, एक भरोसे की बात है, व्यापारियों से भरोसा कैसे लेंगे आप लोग? देखिए, पिछली बार जब वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय जो एक कॉन्क्लेव यहाँ पर हुआ था, बहुत सारा निवेश आया था, रिसर्जेंट राजस्थान। रिसर्जेंट राजस्थान, बट कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये उसको आगे नहीं ले जा पाए, और इनके समय पे कुछ आया भी नहीं। उस समय एक सिंगल विंडो सिस्टम भी हुआ था, वो कितना कारगर था ये ज़्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, बट वो सिंगल विंडो सिस्टम दोबारा चालू करके उसके बारे में, उसके माध्यम से काम हो, और जो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रही है इसके बारे में सरकार आने के बाद निश्चित रूप से इन सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में सोचा जाएगा और कोई ना कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। जी, उमेंद्र जी, आपके पास में आना चाहूँगा मैं, समय थोड़ा शॉर्ट है। आपको क्या लगता है कि मैनिफेस्टो के साथ में एक सुझाव भी आना चाहिए कि हाँ ये किया जाना चाहिए बीजेपी को? देखिए योगेंद्र जी, बीजेपी के संकल्प पत्रों से काफ़ी उम्मीद थी। उम्मीद ये थी कि केशवराय पाटन शुगर मिल के लिए भी आप कुछ निर्णय लेंगे। उम्मीद ये थी गंगानगर शुगर मिल के लिए आप कुछ नया सोचेंगे। उम्मीद ये थी कि जयपुर मेटल के लिए जो लंबे समय से यहाँ एक बड़ा मुद्दा है उसके लिए आप सोचेंगे। उम्मीद ये थी आप कुछ नए निगम बोर्ड बनाने की भी घोषणा करेंगे। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने केवल वही किया जो कांग्रेस ने किया कि उन्होंने पेंशन 1000 रुपये की तो हम 1500 रुपये कर देंगे, उन्होंने गैस का सिलेंडर 500 में किया तो हम 450 में दे देंगे। मतलब कुछ कुल मिला के कह सकता हूँ कि नया आपने कुछ देने की कोशिश नहीं की। देखो, जनता के सामने जाएंगे और एक सीधी सी बात है, गढ़ा पटेल बिगड़े गाँव, यानी जहाँ एक पटेल होगा वहाँ सब बात हो जाएगी। आपके तो पटेल बहुत है, इसलिए मुझे लगता है कि आपके संकल्प पत्र को पारित 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों के सुझाव है इसमें।
मैं कह रहा हूँ, लेकिन उसको क्रियान्वित करने वालों की बात कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ गढ़ा पटेल बिगड़े बगाओ, ये कह रहा हूँ कि जो क्रियान्वित करेंगे, जिनकी सरकार में मुखिया बनेंगे, सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम किससे दबाव डालेंगे कि संकल्प पत्र को पारित कर। ठीक है, जो मुख्यमंत्री आएगा उस पर हम दबाव डालेंगे, कौन बनता है कौन नहीं बनता है, अभी संकल्प पत्र है, सोचने की बात। चलिए मैं जवाब एक साथ ही दिलाऊंगा। गोठवाल साहब, आप कहना चाह रहे हैं कुछ? मैं ये कहना चाह रहा था कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उससे कानून व्यवस्था बनती है और वो एक प्रभावी और सुशासन दे सकती है। तो मैं जो इसमें कमी जो मैंने प्राइमा फेसी देखी है कि देखो सारी चीज़ें तो संकल्प पत्र में आ नहीं सकती कि हर प्रॉब्लम का लेकिन ये बजट आएगा उसके अंदर वो होगा। मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे हमारा पुलिस है, पुलिस के बाद में प्रोसिक्यूशन आता है जो न्याय दिलाने के काम करता है, फिर आती है अदालतें, अदालतों के संबंध में भी हमें कुछ निर्णय लेने चाहिए और उसके बाद में आता है वकील वर्ग। तो ये जो चारों सिस्टम जब तक एक साथ एक वेवलेंथ पे काम नहीं करेगा, कानून व्यवस्था सिर्फ पुलिस के भरोसे दुरुस्त नहीं हो सकती। इनके बारे में भी आपको इस संकल्प पत्र में कुछ होता तो बहुत अच्छा मैसेज जाता और जनता उसको आपके इसको धन्यवाद देती। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सुरेंद्र, आपके पास में आना चाहूँगा, लेकिन इसी बीच एक बड़ी बात और कहना चाहूँगा मैं। कोई भी राजनीतिक दल मैनिफेस्टो में ये तो नहीं लिख सकता, लेकिन ये उनके जेहन में उतरना चाहिए, एक भरोसा दिलाना चाहिए राजस्थान की जनता को कि पोस्टिंग्स मेरिट के आधार पे होंगी, चापलूसों की नहीं, पैसे लेकर के पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। डिजायर कल्चर बंद होना चाहिए। वही सबसे बड़ा नासूर हमारे सिस्टम का है जो बन चुका है। कोई भी गवर्नमेंट हो, आज दावा करते हैं, दूसरी बात कोई सरकार होती है, हमारे यहाँ तो एक रीत बनी है, अब देखो रीति बदलती है कि क्या रहेगा ये तो 3 तारीख को पता लगेगा, लेकिन मेरिट्स के आधार पर हमारे यहाँ पोस्टिंग नहीं होती है। ये एक बड़ी मुझे लेकिन हमारे सिस्टम का लगता है जिसे दुरुस्त करनी चाहिए पार्टियों को, सरकारों को। जी सुरेंद्र, 2.5 लाख नौकरियों की इन्होंने बात की है। लगभग 1.25 लाख नौकरियां कांग्रेस सरकार ने 5 साल में सरकारी नौकरियां बेरोजगारों को मिली है। तो ये जो 25,000 का मार्जिन है, इस मार्जिन से युवा बिल्कुल भी खुश नहीं है। नहीं, 2.5 लाख इन्होंने कही है तो शायद वो अलका जी बताएंगे 2.5 लाख अलग होंगी कि इसी में प्लस करके 75,000 देंगे। नहीं, हमें तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, हमें तो वो 2.5 लाख का आंकड़ा ही दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कहीं इन्होंने 75,000 की या कुछ ऐसी की बात लिखी नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, तो 2.5 लाख तो उससे हम संतुष्ट नहीं है 2.5 लाख से, क्योंकि 1.25 लाख तो पिछली सरकार ही दे रही थी। 25,000 का ही तो डिफरेंस रखा है इन्होंने। तो बेरोजगारों का आंकड़ा तो वैसे भी, रिक्त पदों की तो वैसे भी 5 लाख के लगभग रिक्त पद खाली है सभी डिपार्टमेंटों के अंतर्गत। तो उसके लिए इन्होंने कोई विशेष वो नहीं दी। चलिए मैं दिलाऊंगा। मैं नाटा जी 30 सेकंड में अपना एक सवाल आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं वाइंड अप करूंगा, जवाब लेना है मैडम से। जी आप बताइए क्या होना क्या चाहिए। देखो मैं तो हैंडीक्राफ्ट व्यापारी हूँ, तो मैं तो हैंडीक्राफ्ट की बात करूँगा, ठीक है ना। जैसे मैडम ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आर्टिजन्स के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है। आपको पता है मूर्तियों पर GST लगा दी गई थी, जब मूर्ति वाले सड़क पे आए ना तब GST वापस ली थी। तो ऐसा काम करते ही क्यों कि हाँ तुम पहले तो साला उसको तलवार लगा दो और फिर मरहम पट्टी करके जाओ भाई घर पे। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार से हमें बहुत उम्मीद रहती है, ठीक है, क्योंकि आप हिंदूवादी होने का भी वो करते हो और हम हिंदू मूर्तियाँ बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, तो आप हमें भी रिलीफ दीजिए। हमारा कोई मंडी तो बना दो। आपने आतिश मार्केट बना दिया, सारी दुनिया बना दी, एक मंडी नहीं दी आपने। अरे ज़मीन मत दो में भाई, हमें रहवासी हमको है हमारे पास रहने के लिए, हमें एक मूर्ति मार्केट दे दो। पूरे जयपुर, पूरा वर्ल्ड अगर आज आता है तो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए आता है, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड मूर्ति। तो आपने मूर्ति वालों को लेकर मंडी नहीं दी आज तक, जबकि आप हमारा तो 90% वोट है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने सुझाव दिया, आपने सुझाव क्यों नहीं भेजा? 90% मूर्ति वाले बीजेपी वोटर है, बीजेपी वोटर है अंधभक्त। बिल्कुल आंख बंद करके हम कमल का फूल दबा जाते हैं, लेकिन हमें मंडी नहीं दी। नहीं नाटा जी, जब सुझाव मांगे गए थे, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि जनता के सुझाव से घोषणा पत्र बना है इनका। सर ऐसा है कि मेरे को ये लगता है कि शायद इन्होंने फ़ोन कर करके जो है ना वहीं से ले लिए दिखते हैं शायद। अरे हमारे पास एक बंदा भी नहीं आया, मैं खुद प्रवक्ता हूँ मेरे वहाँ का। चलिए मैं आपकी बात में समझ सकता हूँ। लीना जी आप भी बताइए।
मैम मैं तो ये चाहूँगी बीजेपी सरकार से कि जो इन्होंने शुरुआत की थी स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, उसका एक तो उस पर डेवलपमेंट पे गौर फरमाया जाए। दूसरी चीज़, जो लाइसेंसेस पे आप लोग इतनी जो सख्त नियम कानून बनाए गए हैं, और भी स्टेट्स हैं जिन पे व्यापारी वर्ग को बढ़ावा दिया जा रहा है, वो भी आप लोग थोड़ा सा उस पर भी कंसर्न करें और उसको भी थोड़ा ईजीएस्ट वे में करें। क्योंकि जैसे सब्सिडी की बात करी थी सर ने, तो सब्सिडी जब आप स्टार्टअप को सब्सिडी देते हैं तो स्टार्टअप को आप लोग साल भर के अंदर अंदर अगर वो सेट हो जाता है तो सब्सिडी देते हैं, अगर वो साल भर के अंदर सेट नहीं हुआ तो सब्सिडी नहीं देते हैं। आपके रूल्स रेगुलेशंस ऐसे हैं कि उसको सेटअप करने के लिए 2 से 2.5 साल लग जाते हैं, तो उस पे भी आप लोग प्लीज मतलब उसको भी, खासकर रिको का दंश बहुत ज्यादा झेला जा रहा है। अभी भी मैं कुछ व्यापारियों से जैसे हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि गवर्नमेंट ने स्कीम तो चला रखी है कि भाई जिसके जरिए आप अपना डिस्पोजल सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन नीचे से जो फाइल चलाते हैं ऊपर कोई दिमाग नहीं लगाता, उसी फाइल को एक्सेप्ट करके और उसके बाद में कोई राहत नहीं मिल पाती। एक मेरा, चलिए एक आखिरी सवाल मेरा भी है, एमएसपी को लेकर के बात कही है, 2700 रुपये में आप गेहूं खरीदने की बात की है। अलका जी, अब तक हाईएस्ट जो है 21% गेहूं की खरीद हुई है, जो अभी नहीं हुई इन दिनों में, पहले, और आज खरीद होती है 13 से 14% तक मात्र। तो कैसे ये न्याय कर पाएंगे? अभी तो बुक करवाना पड़ता है, इतनी से ज़्यादा बोरियां नहीं लेंगे। इस पे बाबूलाल जी बता सकते हैं क्योंकि ये खुद भी जुड़े हुए हैं उससे। आप कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, एक मैं माइनिंग सेक्टर से भी जुड़ी हुई हूँ, तो माइनिंग सेक्टर में भी आप लोग जब हम लोग एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, और उसके जो लाइसेंसेस मिलते हैं वो भी हमको प्रॉपर टाइम से नहीं मिल पाते, जबकि हर सरकार बोलती है कि इसको हम बढ़ावा दे रहे हैं, एक्सपोर्ट करिए। क्या एक्सपोर्ट करें जब तक आप लोग ये नीतियाँ ही नहीं आप लोग ईजीएस्ट वे में करेंगे? तो जी सही कह रहे हैं आप। जब एमएसपी पे गेहूँ तुलना चालू होता है तो उस समय स्थिति ये हो जाती है कि बारदाना ही नहीं है। 20 क्विंटल से ज़्यादा खरीद कुल मिलाकर के हनुमानगढ़ की जो मंडियां हैं और गंगानगर की जो मंडियां हैं, बस इनमें गेहूँ तुलता है, और या कोटा की मंडी में, बूंदी की मंडी, इसके अलावा और कहीं गेहूँ नहीं तुलता। चलिए, सबकी पीड़ा में माफ़ी चाहूँगा, समय कम है क्योंकि मैनिफेस्टो बहुत सारे दिनों की एक कवायद है। अलका जी, आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि बात भरोसे की, और भरोसे के लिए हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में अलग अलग वर्ग से हमारे साथ में बैठे, नॉन पॉलिटिकल ये सारे हमारे प्रतिनिधि जो हमारे बीच में अतिथि के रूप में बैठे हुए हैं वो लोग हैं, तो कैसे भरोसा दिलाएंगे आप? देखिए, मूर्तिकला बोर्ड बना था हमारे समय पे, मूर्तिकला बोर्ड में चेयरमैन तो मुझे भी देखना पड़ेगा कौन चेयरमैन था। नहीं, कौन? व्यापारी कल्याण बोर्ड। चलिए देखिए, एक मिनट, ये जो डॉक्यूमेंट है संकल्प पत्र, ये प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट है, हमारी नीति और नीयत को बताता है कि हम सुशासन देंगे। आगे बजट्स भी आएंगे और भी इसके सरकार बनने के बाद और भी चीज़ें आती है, तो ये हमारा जो विजन है ये दर्शाता है कि हम कितनी ईमानदारी से जनता के बीच में जा रहे हैं, और हमारी नीति और नीयत स्पष्ट है। जैसा आपने नीता जी ने अभी उदाहरण दिया, गुजरात की तर्ज पर हम व्यापारियों को राहत देंगे, और यूपी की तर्ज पे कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो और राजस्थान एक विकसित राज्य बन सके। चलिए, मैं माफी चाहूँगा, समय का अभाव मैं रोकना चाहूँगा क्योंकि मैनिफेस्टो जारी हुआ है बीजेपी का, तो इसलिए हमने आप सभी लोगों को तकलीफ दी है, और आज उस मैनिफेस्टो को लेकर के खुल करके कुछ चर्चा में भी समय कम है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे आज का मुद्दा सत्ता का महासमर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।